Good morning, dear students. Today we are going to start with a new topic, cytoplasmic inclusions of the chapter number 8, Cell the Unit of Life. So let's start with cytoplasmic inclusions. Now, cytoplasmic inclusions are the diverse intracellular non-living substances which are not able to carry out any metabolic activity and are not bound by membranes. These structures were first observed by O.F. Muller in 1786. Now, there are different types of cytoplasmic inclusions like stored foods in the form of carbohydrate, lipids, proteins, or in the form of secretion granules, or in the form of pigments or crystals. Now, pigments can be stored in the form of endogenous or exogenous. Like endogenous can be hemoglobin and melanin, or it can be exogenous, like due to the keratin from vegetables, dust and melanin, or they can be crystals in the form of proteinaceous crystalline material of the Sertoli, or it can be interstitial cells of the testes. Now, I also wanted to discuss with you these specialized cells which are called as the stem cells. Now, this is a very important topic that we are going to do here, which is stem cells. And see, stem cells basically जो हम कर रहे हैं वो it's not so कि ये कोई examination point of view से कर रहे हैं, but you must understand because हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टेम सेल्स भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या है और इसके बारे में किस क्यों स्टडी किया जा रहा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेम सेल्स के बारे में। तो स्टेम सेल्स बेसिकली क्या है, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके दे कैन गिव राइज टू मेनी डिफरेंट सेल फॉर्म्स। तो ये वो सेल्स हैं जो कि जब डिवाइड करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स को दे कैन गिव राइज। जैसे कि हम प्लांट सेल्स में, अगर आपको याद होगा तो हम प्लांट सेल्स में पढ़ते हैं कि कुछ टाइप होते हैं मेरिस्टोमेटिक होते हैं और कुछ होते हैं परमानेंट। मेरिस्टोमेटिक वो है जो कि आगे डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जबकि परमानेंट ना तो डिवाइड कर सकते हैं ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि स्टेम सेल्स एक तरह के हमारे जो एनिमल बॉडी के मेरिस्टोमेटिक सेल्स हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उन्हीं से बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स डिराइव हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टेम सेल्स के बारे में। तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है स्टेम सेल की कि वो सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट जो ये टर्म है ये समझने वाली है कि डिफरेंशिएट का मतलब क्या हुआ। डिफरेंशिएट का मतलब ये है कि दे कैन डिवाइड एंड दे कैन फॉर्म डिफरेंट सेल टाइप्स। तो एक ही सेल टाइप से अलग अलग सेल टाइप्स बन सकती हैं विच इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो दे कैन टेक अप a specific function, they can take up a specific shape and can perform a different function that will be called as differentiation. Now, stem cells enable the body to grow, repair and renew. There are three types of stem cells. तीन type के stem cells हैं basically: tissue stem cells, embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells. तो सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू स्टेम सेल्स की। जो फीटस है, बेबी जो फीटस ग्रो करता है मदर के अंदर, वो इन फीटस के अंदर जो सेल्स होते हैं वो है टिश्यू स्टेम सेल्स। ये थ्रू आउट द बॉडी मिलते हैं फीटस के अंदर और हर जो ये टाइप है टिश्यू स्टेम सेल्स हैं, दे कैन गिव राइज टू अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज सेल को। एक टाइप के स्पेशलाइज सेल को इट कैन गिव राइज, जैसे कि ब्लड स्टेम सेल्स जो है वो बोन मैरो में होते हैं और उनमें से अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स बनते हैं। ऐसे ही एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या है, जिसे हम ब्लास्टोसिस स्टेज कहते हैं। जब जाइगोट बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमीट, तो उसके बाद अलग अलग स्टेजेस आती हैं, द ब्लास्टूला स्टेज, द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो इसके अंदर का जो सेल मास है दैट इज द एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, इसके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं। अगर इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को ग्रो किया जाए और इनमें अलग अलग फैक्टर्स डाले जाएं तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन डेवलप इनटू एनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, राइट। जैसे कि टिश्यू स्टेम सेल से एक स्पेसिफिक सेल टाइप डेवलप हो रही थी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से हर तरह के सेल्स डेवलप हो सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्लूरिपोटेंट सेल्स के बारे में। तो इंड्यूस्ड जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये बॉडी में से निकालकर इनको दोबारा से जेनेटिकली रीप्रोग्राम किया जाता है। प्लूरिपोटेंट सेल्स जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक जैसे ही होते हैं और उनमें से आगे फिर वही बात है कि दे कैन गिव राइज टू एनी सेल टाइप। तो एम्ब्रियोनिक और जो ये आईपीएस है विच इज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये प्लूरिपोटेंट है। प्लूरिपोटेंसी मीन्स द अबिलिटी, पोटेंशियल टू गिव, प्लूरी मीन्स मेनी, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल टाइप्स को गिव राइज करने की अबिलिटी है। नाउ
वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या है? ये सेल्स होते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड दे कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल सेल्स इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स। इनके फायदे क्या है? फायदा ये कि इजी टू आइसोलेट है, ग्रो करने में इजी है, और इनका कोई सेल रिन्यूअल अनलिमिटेड है। दे कैन कीप ऑन ग्रोइंग एंड दे कैन कीप ऑन डिवाइडिंग। लेकिन इनके कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ इनके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इनका बहुत हाई रिस्क है टिश्यू रिजेक्शन का, और इनके साथ कुछ एथिकल, ऑब्वियसली एम्ब्रियो से एक्सट्रैक्ट करना है, सो इट कैन हार्म द एम्ब्रियो आल्सो, सो एथिकल इश्यूज हैं इनके साथ, प्लस टेराटोमा फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है, इनका सोर्स रहता है ब्लास्टोसिस्ट या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड विच जॉइंस द मदर। सो reprogrammed iPSCs भी pluripotent stem cells हो सकते हैं। Then their function is to differentiate into cells derived from the three germ layers. तो इनमें से 3 germ layers जो है हमारी है, ectoderm, endoderm, mesoderm, इनमें से जो cells हैं they can derive any of the 3 germ layers बन सकते हैं। easy to isolate है, grow करने में easy है, और इनकी भी अनलिमिटेड सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी है। इनमें भी वही प्रॉब्लम्स आती है कि एथिकल इश्यूज हैं, टेराडोमा फॉर्मेशन हो सकता है, और टिश्यू रिजेक्शन का खतरा रहता है इनके अंदर भी। नेक्स्ट है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो ऑर्गन से लिए जाते हैं, राइट? दे कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज, जो एक स्पेशलाइज्ड लिनिएज ऑफ सेल्स जो है इनमें से बनाई जा सकती है, और ये इनमें लेकिन चांसेस जो टिश्यू रिजेक्शन के होते हैं वो कम होते हैं, और इनमें एथिकल इश्यूज भी कम है, क्योंकि ऑर्गन से ले रहे हैं, तो इतना ज्यादा इनमें ये एथिकल इश्यूज और टिश्यू रिजेक्शन के जो केसेस होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन इनको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है, और इनका डिफरेंशिएशन एबिलिटी भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अडल्ट में से लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी जो डिफरेंशिएशन की एबिलिटी होती है वो उतनी नहीं होती है। नाउ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में हमने बहुत ही क्लियरली डिफरेंसेस किए थे, बट आई जस्ट वांट टू सम अप हियर बिकॉज वी आर एंडिंग विद द चैप्टर। तो यहाँ हम एक बार फिर से इसको थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में, देयर कैन बी मेनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स, लेकिन प्लांट सेल में दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ क्लोरोप्लास्ट। शेप जो होती है वो प्लांट सेल की, इट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। आपको पता है कि वो अगर वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा या रीगेन उसको लॉस कर देगा, तब भी सेल वॉल की वजह से उसकी शेप इंटैक्ट रहेगी। जबकि जो एनिमल सेल है, बिकॉज फ्लेक्सिबल होती है सेल मेम्ब्रेन, तो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप। सेंट्रियोल्स जो होते हैं एनिमल सेल में, there is a pair of centriole which is present to promote the cell division, लेकिन centrioles plant cell में absent होते हैं, right? दोनों के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, RER, SCR, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कुछ एनिमल सेल्स हैं, स्पेशल सेल टाइप्स हैं, जिनमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो फ्लैजिला जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फॉर गेमीट्स। कुछ जो एल्गल गेमीट्स हैं या जो कुछ लोअर एनिमल्स हैं उनमें, लोअर प्लांट्स हैं उनमें गेमीट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं फ्लैजिला। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला एंड सिलिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजिला, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सिलिया और फ्लैजिला होते क्या हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही क्लियरली दोनों को डिफाइन करेंगे और फिर दोनों में डिफरेंसेस करेंगे। सो लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। सिलिया क्या है? सिलिया शॉर्ट हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं जो कि सर्फेस ऑफ लिविंग सेल से अराइज होते हैं। आप इमेजिन करिए पैरामीशियम का जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं स्लिपर शेप, तो उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, वो सिलिया हैं। जबकि जो लॉन्ग, जैसे कि हमने अभी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें वो लॉन्ग स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक अपेंडेजेस जो कि अराइज हो रहे थे, विच हेल्प इन द लोकोमोशन, बेसिकली जो उसको हेल्प कर रहे हैं, दैट इज फ्लैजिला। अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो उसमें नेक्सिन आर्म प्रेजेंट रहती है सिलिया में, जबकि फ्लैजिला में नेक्सिन आर्म एब्सेंट होती है। लेंथ सिलिया की जैसे मैंने बताया शॉर्ट होती है, जबकि फ्लैजिला में लॉन्गर होती है। साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर का होता है सिलिया का, जबकि फ्लैजिला का इट कैन बी अबाउट 150 माइक्रोमीटर। In the case of cilia, they show a rotational motion like a motor, बहुत स्पीड से जैसे मोशन कर रहा हो, इस तरह का रोटेशनल। आप समझते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो मोशन नजर आएगा आपको वो रोटेशनल है, जबकि जो फ्लैजिला है वो वेव लाइक मोशन करते हैं। तो ये इनमें दोनों के मोशन में भी डिफरेंस आता है। जो बीट होती है वो सिलिया जो होती है वो रिदम के अंदर, एक कोऑर्डिनेटेड रिदम के अंदर मूव करते हैं, जबकि फ्लैजिला एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जो मूव करते हैं, बीट करते हैं। देन डेंसिटी जो होती है, बहुत सारे सिलिया हो सकते हैं इन द केस ऑफ एक सेल में बहुत सारे हो सकते हैं, जबकि फ्लैजिला कंपैरेटिवली लेसर इन नंबर होते हैं।
सिलिया जो होते हैं यूकैरियोट्स में होते हैं, जबकि फ्लैजिला बोथ, इट कैन बी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल। सीलिया फंक्शन इनका जो रहता है वो लोकोमोशन और फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, तो वो बेसिकली स्वीपिंग मोशन करते हैं और फूड को गलेट तक लेकर आते हैं ताकि वो उसको अपने अंदर ले के जा सके। सो ये फीडिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन फ्लैजिला का बेसिक जो फंक्शन रहता है वो सिर्फ लोकोमोशन का रहता है। Then next we move on to the structure. Now we'll be discussing about the structure. So यहाँ देख सकते हैं आप लोग cilia, as I discussed, as I told you time and again, कि ये cilia है, which are numerous, बहुत सारे हैं, देख सकते हैं आप, short hair-like structures हैं. This is the structure of paramecium. Now this is one structure of cilium की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बाहर की जो external membrane है, यहाँ पर cilia, यहाँ पर plasma membrane आप देख सकते हैं, और internal जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो internal structure है, this is called as the axoneme, आपको यहाँ जो नजर आ रहा है. And then there is this basal body which is also called the centriole. Now, ultrastructure of अगर हम cilia and flagella देखेंगे तो as I told you earlier also, जैसे centriole में there are triplets which are present. अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएंगे, यहाँ पर आपको doublet rings नजर आएंगी, और doublet rings के साथ आपको क्या नजर आएगा, there will be this central microtubule यहाँ नजर आएंगे. तो this arrangement is called as 9+2 arrangement, क्योंकि यहाँ पर आपको 9 doublet rings है प्लस 2 सेंट्रल में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर नजर आएंगे. Now these are again joined with the help of the radial spokes, और बाहर की जो membrane है that's obviously called the plasma membrane. Now look at this. This is the picture which is given clearly in your NCERT textbook also. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का व्यू दे रखा है आपको. This is the TS, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको एनलार्ज्ड व्यू, इन्होंने पिक्टोरियल व्यू दे रखा है. तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी. जैसे मैंने आपको बताया 9+2 अरेंजमेंट यहाँ आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा. इफ यू काउंट द डबलेट तो यहाँ पर 9 डबलेट रिंग्स है, प्लस यहाँ 2 ये सेंट्रल में है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. सो 9+2 अरेंजमेंट. यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ रहेंगे दे विल बी कॉल्ड एज द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जो सेंटर में है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. ये रेडियल स्पोक्स हैं जो कि अटैच कर रहे हैं द पेरिफेरल टू द सेंट्रल, यहाँ सेंट्रल एक्सोनीम के साथ उनको कनेक्ट कर रहे हैं. तो इसके साथ ही यहाँ पर आपको बीच में ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कनेक्टिंग, ये जो है कनेक्ट कर रहे हैं, डबलेट रिंग्स को आपस के अंदर कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट. सो ये जो बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है सीलिया का या फ्लैजिला का, जो हम कह रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर है, सो ये बहुत सारे ट्यूब्यूल से, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, जो फाइनली एक सीलिया या फ्लैजिला बनाते हैं, जिनसे फिर आगे आपको हमने बात किया कि किस तरह से वो फंक्शन कर रहे हैं इन द फीडिंग एंड इन द लोकोमोशन ऑल्सो. So that's all about the chapter. If you have any doubts, do connect to me, sending me your queries. Thank you, students. God bless you.